अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। बर्बाद, बेओपार, सुनसान बाजार और हाकिम का भरा दरबार, ये है मेरा आज का पाकिस्तान। अशराफिया पर टैक्सों का बोझ डालने का बाजा बजाने वालों ने अवाम का बाजा बजा दिया। बैरूनी सरमायाकारी लाने के दावे, महंगाई कम करने के वादे और खुशहाली के सपने दिखाने वाली हुकूमत ने नए कर्ज की उम्मीद पर IMF से बिजली गैस मजीद महंगी करने का अहद कर लिया। नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। गर्दशी कर्जों का फंदा हो या नए मुआहदे के लिए आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत। बर्फ तो बेचारे आम आदमी पर ही गिरनी है, सो वो गिर रही है। मार्च में महंगाई की शरह में तकरीबन 3% का इजाफा, टेक्सटाइल की बरामदात $3 अरब की मजीद कमी, सैकड़ों बंद कारखाने और हजारों बेरोजगार कारीगर कर्ज की मजबूर मईशत का नुहा है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। पॉलिसियों में अदम तसलसल, सियासी अदम इस्तेहकाम और अकरबा परवरी के जौहरे हास भी हमारे मसाइब बढ़ाने का सबब है। हुक्मरान मुफादात के तनाजात में घिरे हैं, अशराफिया शाह खर्चियों की असीर है, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार और ताकत का जम खाए जा रहा है। अमीर माले मस्त और बेचारे गरीब अवाम तो वो सदा के हाले मस्त। IMF से डील की तैयारियों का खमियाजा कौन भुगतेगा, शराफिया, अवाम या रास्त? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता ताड़े साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आपको नहीं लगता कि इक्तदार में आकर आपके मंशूर का सबसे पहला पॉइंट था महंगाई को कम करना, और IMF से नई डील के बाद अब बताया ये जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि बिजली गैस मजीद महंगी होने जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे 16 माह की हुकूमत थी, उस दौरान हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, रुपए को मजीद गैर मुस्तहकम होने से बचाया, और आपने देखा कि उसके समरात आना शुरू हुए केयर टेकर दौर में, कि जब रुपया जो है मजीद वो नहीं गिरा, रुपए की कदर में बल्कि इजाफा हुआ डॉलर के मुकाबले में, और उसके नतीजे में कंट्रोल में नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम का भी ये एक गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डाला जाए और इस मुल्क की अशराफिया जो ये तमाम बोझ बर्दाश्त कर सकती है उस पर ज्यादा बोझ डाला जाए। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो टैक्स नेट की बात हो, वो सब्सिडी की बात हो, तो उस पे गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, और जो ये सकत रखती है, जो ये बोझ जो उठा सकती है, उस पर ज्यादा बोझ समझता कि ये तमाम तर बोझ जो है वो गरीब आदमी पर ट्रांसफर होगा। तमाम तर मामलात के बावजूद मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला गरीब आदमी को रिलीफ देने में कामयाब। अच्छा अता ताड़े साहब, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत मुकर्रर करने के हवाले से किसी भी ज़ेरे गौर तजवीज़ में आपकी जानिब से तो इसकी वाज़ेह तरदीद आ गई है, लेकिन आमतौर पर ऐसी खबरें तभी सामने आती हैं जब पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। तो सर, ऐसी कोई बातें हो रही हैं या कोई बैकग्राउंड है इस चीज का? देखिए, हुकूमती सतह पे ना तो ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर है, ना किसी सतह पे इस पे कोई बातचीत हुई है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा तमाम तर फोकस मईशत की बहाली पे है, और जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने पर है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है और या इस पे कोई गौर हो रहा है। तो ये क्या सराइयाँ चलती रहती हैं, अक्सर चलती रहती हैं, तो क्या सराइयों पे कान नहीं धरना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं इसकी कल तरदीद कर चुका हूं, और मेरा यही मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बैरूनी सरमायाकारी लाने में मुल्क में अब चूंकि आप हुकूमत में हैं तो बेहतर तरीके से जान सकते होंगे, कोई रुकावट है? क्या रुकावट आपको नजर आ रही है अब तक? देखिए, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के 4 साल दौर में CPEC को बिल्कुल स्लो कर दिया गया। तमाम तर फोकस जो था वो सियासी इंतकाम पर था, नाम निहाद एहतसाब पर था, और दोस्त ममालिक के साथ भी रवाबित को कमजोर किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आते ही जो चीन की तरफ से मुस्बत सिग्नल मिले हैं, CPEC का हम एक फेज 2 सो टू स्पीक एक लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए हैं, वो एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और हम ये समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, वो हमारे पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निजकारी के मामलात हैं, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, PIA की निजकारी है। तो देखिए, वो भी तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि उसके लिए भी इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी आनी है उसमें इजाफा होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, और मुल्क के अंदर भी एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल और ईज ऑफ बिजनेस के लिए हमने इक़दामात जो है वो करने शुरू कर दिए हैं।
तो मैं समझता हूँ ये निजकारी अगर कामयाबी से हो गई तो मुल्क के अंदर एक वैसे ही फिजा जो है वो मुस्बत होगी, कारोबार के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से। तारिक साहब, पीपल्स पार्टी आपके साथ निजकारी के मामले पे ऑन बोर्ड है, क्योंकि हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि जो इदारे हैं उसकी निजकारी वो नहीं चाहती, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयमेंट और जाहिर बात है कारकुनान का शायद मौशी इस्तेसाल भी हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का इस पे मौकफ जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से है, और शहरी रहमान साहिबा ने इस पे बड़ी खुल के बात की कि ये निजकारी नहीं, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे ले जाना चाहिए, जहां पे सरकार और निजी सेक्टर के इश्तराक के साथ जो है वो मामलात को आगे चलाया जाए, जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो सरकार के पास हों। देखिए, मामला तो वहीं का वहीं होगा, क्योंकि जो 80 अरब रुपए का साल का खसारा है उसका बोझ आप भी बर्दाश्त कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं बतौर टैक्स पेयर्स के। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के एक इस पे मौकफ जरूर है, मगर पीआईए के हक में, इस मुल्क के हक में और इस मुल्क की मईशत के हक में यही बेहतर है कि इसकी निजकारी की जाए। अच्छा अता तारिक साहब, आप चूंकि हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और अहम नुमाइंदे हैं, सो अवाम की मुश्किलात का क्या टाइम फ्रेम मुकर्रर करेंगे? बिकॉज कल भी आप मेरा ख्याल है हल्के में मौजूद थे, मिलते तो होंगे अवाम से, तो पूछते तो होंगे वो आपसे कि कोई टाइम फ्रेम है हमारी मुश्किलात हल होने का? मैं कल भी और आज भी हल्के में मौजूद था, और बिल्कुल देखिए एक चेंज जरूर आया है के बाद एक फिजा मुस्बत हुई है, लोगों के तासुरात मुस्बत हुए हैं कि ये कुछ करेंगे, यानी काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। इसीलिए वजीर आजम साहब ने तमाम वजारतों को बशमूल वजारत खजाना, उन्होंने कलील मुद्दती और तवील मुद्दती अहदाफ दिए हैं, 6 माह, 2 साल और 5 साल पर मुहित। और मैं ये समझता हूँ कि चंद माह के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। ब्लूमबर्ग जो एक आलमी जरीदा है, मालियाती जरीदा है, उसने बड़ी मुस्बत खबरें देना शुरू की हैं। स्टॉक मार्केट में आपने तेजी देखी, आपने देखा कि जिस तरीके से IMF का मामला बड़ी जल्दी तय हुआ। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला अगले चंद माह के अंदर मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, और उसका रुझान है कि वज़ीर साहब कहते हैं कि चलें IMF तो, मगर हमें किसने रोका है कि हम FBR की डिजिटलाइजेशन करें? हमें किसने रोका है कि हम टैक्स नेट को ब्रॉड करके शराफिया को टैक्स नेट के अंदर लेके आए? हमें किसने रोका है कि हम शाना अखराजात जो हैं हुकूमत के उसको कम करें? हमें किसने रोका है कि जो निजकारी है उसका जो पैमाना है उसको वसी किया जाए? तो ये तमाम तर चीजें हैं जिसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम अपने ताई इन चीजों को बखूबी सरंजाम देकर मईशत को एक संभाला दे सकते हैं और आम आदमी को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तारिक साहब, जो कमीशन बनाया गया है जजेस के खत के मामले को लेकर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या तहरीक इंसाफ कह लें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस कमीशन को मानने से इनकारी है, बल्कि बज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो भी एक फरीक बन गए हैं। लेकिन जो उनका एक पॉइंट है वो वैलिड है कि जितने भी कमीशन माजी में बन चुके हैं उनकी रिपोर्ट्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। तो इस कमीशन से आपको सर कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नजर आ रही है कि वाकई कोई फैक्ट्स और फाइंडिंग्स अवाम के सामने आएंगे? देखिए, मामला ये है कि इसमें तरीके इंसाफ को मैं पार्टी या स्टेक होल्डर नहीं समझता। 6 जजेस ने खत लिखा, और वो खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह के तौर पे। उस पे चीफ जस्टिस ने मशावरत की वजीर आजम के साथ, और फुल कोर्ट की एक मीटिंग बुलाई। फुल कोर्ट ने उस मुलाकात के हवाले से और उस खत के हवाले से एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया के अंदर ये कहा गया कि जी एक कमीशन बनना चाहिए, और एक बामी मशावरत से कमीशन बना है एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल जिनका बेदाग माजी है, जो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और इनसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत के भी मालिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला बड़ी अच्छी तरह आगे चलेगा, और इस पे बिल्कुल एक शफाफियत के साथ और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मामला आगे बढ़ेगा, और इसके अंदर मुझे कोई डाउट नजर नहीं आता कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और इसमें ये नतीजा खेज होगा ये कमीशन। और इसमें जो भी डिस्कशंस अब तक हुई हैं, वो फुल कोर्ट की हो, वो वजीर आजम की चीफ जस्टिस साहब के साथ हो, वो तमाम तर बड़ी मुस्बत रही हैं। और जो डिमांड है कि तहकीकात की जाए, उस हवाले से कल काबीना ने भी गौर किया, और काबीना ने भी एक एलामिया जारी किया, और इस अमर को जरूर तशवीश की नजर से देखा कि कहा जाता है कि जी एग्जेक्टिव की कुछ मुदाखलत है, या एग्जेक्टिव की नीयत है मुदाखलत करने की, उसको नामुनासिब करार दिया, उसकी नफी की। मगर इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जब 6 जजेस ने खत लिखा है और एक कमीशन बना है, उन्हीं के अंदर से एक सीनियर जज को उसका सरबराह मुकर्रर किया गया है, तो अच्छी तवक्को और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। और आप इस हवाले से भी पुरुमीद है कि इन फाइंडिंग्स पर अमल दरामद होगा, और क्या इससे बढ़कर खिलाफ तवक्को फाइंडिंग्स अगर आ गई तो हुकूमत एक्शन लेने की पोजीशन में होगी?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़ा सोच समझ के एक ऐसे शख्स को इसका सरबराह मुकर्रर किया है जो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनको माजी के अंदर भी सबका उन पर एतमाद रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई आर नहीं होगी इसकी फाइंडिंग्स को तस्लीम करने में। मगर देखिए, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है कि जो 6 जजेस के मामले को जिन जज साहब ने लीड किया उनका अपना रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, वो टेकअप नहीं हुआ। तो ये लेटर पहले क्यों नहीं लिखा गया जब बंदयाल साहब बैठे थे? वाकयात उस जमाने के कोट किए गए हैं। तो कई दफा प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मगर मैं समझता हूं कि इस मामले को गैर मुतनाज़ा बनाया गया है और बर वक्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि इधर लेटर लिखा जाए, उधर फुल कोर्ट बिठाया जाए और साथ ही कमीशन बन जाए। हम तो बंदयाल साहब के जमाने में कहते रह गए कि फुल कोर्ट बिठा लें। वो बतौर चीफ जस्टिस कासिर रहे, नाकाम रहे फुल कोर्ट बिठाने में। इधर तो फुल कोर्ट भी बैठ गया, कमीशन भी बन गया, मुतालबा भी पूरा हो गया। तो लोगों को हैरानगी इस बात की भी है कि इतनी जल्दी ये मामला जो हैं वो कैसे खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक पीटीआई ने बड़ा जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आला केपी को तमाम तर राब्ते वफाक से रोक देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। अभी तक तो अली अमीन गंडापुर काफ़ी हम्बल नज़र आ रहे हैं, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद पहला फैसला कल हमने देखा सामने आया है। अगर यही हालात रहे तो केपी के जो वजीर आला है उनका भी रवैया अगर ऐसे ही रहा जिस तरह कहा है कि राब्ते रोक दिए जाएं, तो वर्किंग इक्वेशन कैसे बनेगी सूबे और वफाक के दरमियान? देखिए, मैं आपको सच्ची बात करूं, मैंने जितने भी इजलास हुए हैं SIFC का, चाइनीज सिक्योरिटी का, ओवरऑल सिक्योरिटी का, मैंने अली अमीन गंडापुर को एक बहुत ही महज़ब और एक मामला फहम शख्स पाया है मीटिंग्स के अंदर। अच्छा। और उन्होंने वफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन की भी बात की, सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। अपने सूबे के मसाइल की बात जरूर करते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ इस मुल्क की आवाम की खातिर सूबे और वफाक का जो कनेक्शन है ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये सियासत से बालातर है, ये सियासी जमातों से बालातर है। अगर किसी भी सूबे का वफाक से नाता या रिश्ता कमजोर होगा, उसका खमियाजा अवाम भुगतेंगे। और जिन अवाम के हम वोट लेके आए हैं, हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक देर पा रिलेशनशिप है और ये चलेगा आगे, और सूबे और इकाइयां मिल के इस मुल्क के मसाइल को हल करेंगे। तो ये जो सियासी प्रेशर डाला जा रहा है अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं और उन पे उस सूबे की जिम्मेदारी है। अगर सियासत खेली तो वही अंजाम होगा जो माजी में इस सूबे के वज़रा आला का होता रहा, जिन्होंने लश्कर कशी की वफाक के ऊपर। तो ये मिलजुल के काम आगे चलना है, वसाइल की तकसीम है आगे, फिर उसके साथ साथ NFC अवार्ड के मामलात हैं और अवाम के मसाइल को हल करना, तो ये मिलजुल के करना है। तो तारिक साहब, आपके मुआशी इशारे तो मुल्क के बेहतर होने पे सारी फोकस है ही, हो भी रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन तहाल सियासी अदम इस्तेहकाम के इशारे बुलंद हैं। इस पर भी फोकस है मियां शहबाज शरीफ साहब का? जी बिल्कुल है। और देखिए, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर मिसाके मफामत की बात की और उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की ऑपोजिशन की तरफ, और मैं समझता हूँ कि उस पर पेशरफ भी हो सकती है और हाउस के अंदर भी हम कोशिश करें कि मिलजुल के चला जाए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, सियासी जमातें उसके बाद हैं, सियासत उसके बाद है। और मईशत के हवाले से भी अगर कोई मुस्बत तजावीज देना चाहती है ऑपोजिशन, मोस्ट वेलकम। ज्वाइंट कमेटी बन सकती है, हाउस के अंदर बन सकती है। तो हम समझते हैं कि सियासी टेम्परेचर भी नीचे लाना चाहिए, क्योंकि जो सियासी इस्तेहकाम है उसी से मुआशी इस्तेहकाम हासिल होगा। तो आजकल बड़े मियां साहब मियां नवाज शरीफ की अमली सियासत से दूरी बहुत नोट की जा रही है। मौजूदा रजीम इक्वेशन में क्या कोई किरदार वो अदा करने का सोच रहे हैं, या फिर आजकल क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामान के तमाम इजलासों में भी हिस्सा लिया, अपना वोट कास्ट किया, एक दिन भी उनका नागा नहीं है। वो अपने ओथ पे भी आए, उसके बाद उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, वजीर आजम के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। वो हमारे कायद हैं, वो एक स्टेट्समैन हैं और वो हमारी पार्टी को साथ लीड भी कर रहे हैं, पार्टी की रहनुमाई भी कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी वो दौरों पे आपको नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बतौर मुदब्बर के, बतौर एक स्टेट्समैन के, बतौर कायद के वो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। और बिल्कुल अभी पिछले दिनों उन्होंने एक अस्पताल का विजिट किया, एक बच्ची के इलाज के घर से, जिस खबर का उन्होंने नोटिस लिया था, तो वो पब्लिकली भी आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का बड़ा फाल किरदार है और वो रहेगा।
अच्छा सर, कल पीटीआई ने 41 हलकों के नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और जिस तरह की बेज़ाब्तगियां फार्म 45 में नजर आ रही हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये फैसला हुकूमती अरकान के खिलाफ भी जा सकता है। तो इन हालात में तो हुकूमत आपको नहीं लगता कि खंजर की नोक पर है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे जीत गए वहां पे वाह है और वहां पे जश्न है। जहां हार गए वहां धांधली का रोना है। तो मैं समझता हूँ कि या तो धांधली हुई है या नहीं, और ये वतीरा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी हमारे बड़े स्टॉलवर्ड्स जो है उन्होंने उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो अगर धांधली होती तो क्या अली मीन गंडा पर वजीर आला बनते, क्या हमारे स्टॉलवर्ड्स पंजाब में हारते, क्या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा तहरीक इंसाफ के पास जाता। जिसको जहां जहां मैंडेट मिला है वहां तस्लीम करना चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। पहले भी इन्होंने 4 हल्के खुलवा के देख लिया था कि वहां से फिर मुस्लिम लीग नून जीत के वापस आ गई। अच्छा अता ताड़ा साहब, रिटेलर्स को आप लोगों ने फैसला किया है टैक्स नेट में लाने का, तो आपको लगता है कि फैसला सियासी लिहाज से मुस्लिम लीग नून को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ताजिर बरादरी की अक्सरियत जो है वो अब भी नून लीग की हामी है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद हमारे कुछ लोगों की है जो ब्लैक इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। और नॉट ओनली रिटेलर, होलसेलर को भी चाहिए कि टैक्स की शरह तय हो सकती है, मगर टैक्स फाइलर के तौर पे टैक्स नेट में आना सबका बहुत जरूरी है। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो ताजिर बरादरी की बेहतरी के लिए ही इकदाम किए जा रहे हैं कि टैक्स दिया जाएगा तो ताजिर बरादरी भी उससे बेनिफिट करेगी। इस मुल्क के जो रेवेन्यूज हैं उनमें इजाफा होगा। तो ये वक्ती तौर पे कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा, मगर ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ये मुल्क को और मुल्क की मईशत को बहुत फायदा देगा इंशाअल्लाह। और सेनेट इंतखाबात के हवाले से केपी में डेडलॉक लगता नजर आ रहा है। स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरखलाफ मखसूस अरकान से हर्फ लेने से इनकारी हैं। आपको खदशा है कि कई सेनेट इलेक्शन केपी में मुलतवी ना हो जाएं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सेनेट इलेक्शंस को बर वक्त होना चाहिए और तमाम तर लोगों को उसमें शिरकत की इजाजत होनी चाहिए और ये डेडलॉक जल्दी खत्म होना चाहिए। और ये सियासत है, ये बातचीत के जरिए, बामी मशावरत के जरिए, नेगोशिएशंस के जरिए, डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करें। और सेनेट के इलेक्शंस बर वक्त होना वफाक के भी हक में है और एक मजबूत वफाकी सिस्टम के भी हक में है। तो अपर हाउस कंप्लीट होगा तो मामला आगे चलेंगे। तो इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल सही। और 9 मई के वाकयात के बाद जो फैसला सामने आया है, सर ये फैसले जो आएंगे, ये कंसर्न किसका है, हुकूमत का या फिर बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाकयात के फैसले क्योंकि कोर्ट्स दे रही हैं और अभी जो फैसला आया है सिर्फ गुजरांवाला का, वो एटीसी कोर्ट ने दिया है और ये पिछले कई माह से ये मुकदमात चल रहे थे। तो कोई ना कोई एविडेंस मौजूद है, जियो फेंसिंग की गई है, लोगों की शनाख्त की गई है, सीसीटीवी एविडेंस है, फुटेज मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ना तो हुकूमत का ना एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है। केस जब रजिस्टर हो गया तो ये अदालती मामला है और अदालतों ने ये सजाएं दी हैं। और अगर इस मुल्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी और दिफाई इदारे और शोधा की जो यादगारें हैं उन पर हमले होने लग गए, तो ये तो दुश्मन का ख्वाब था जो हमारे सियासी लोगों ने पूरा किया। दहशत गर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी उड़ाई थी बलोचिस्तान में कायदे आजम की, और सियासी दहशत गर्दों ने जिना हाउस को आग लगा दी। तो इसकी कोई ना कोई सजा का निजाम जरूर वजह होगा और अदालतें दे रही हैं ताकि आइंदा को कोई मुल्क की सालमियत पे हमला ना कर सके। सही। अच्छा, 6 अप्रैल को जो जलसा करने जा रही है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें, उसकी इजाजत दे दी गई है? क्योंकि उसका तो जलसे का मफहूम ही यही है कि कैदी को आजाद कराओ। देखिए, ये जो मकामी इंतजामिया है उसको दरखास्त दी जाती है, जिलाई इंतजामिया जिसे कहते हैं, और वो फिर कोई बॉन्ड लेते हैं या वो अपनी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसके मुताबिक इजाजत देते हैं। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि अभी तो हुकूमत आई है और मईशत की बहाली के हवाले से मामला चल रहे हैं। तो सबको इसमें अपना किरदार अदा करना है। माजी में ऐसे जलसे होते रहे हैं जिसमें मेट्रो बस को आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी, रेड जोन में जो है वो हमलावर हो गए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। पीटीवी का हमला हम नहीं भूले आज तक। तो मैं ये समझता हूँ कि इजाजत मांगेंगे तो आप दे देंगे? जो है ये सॉरी, इजाजत मांगेंगे तो दे दी जाएगी करने की? देखिए, ये जिला इंतजामिया को इस मामले को देखना है। मगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मुल्की मामलात हैं हमें इस्तेहकाम चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई पुरशद्दत जत्था किसी तरफ चल पड़ा और कहीं आग लगा दी, तो इसकी जिम्मेदारी जो सियासी पार्टी ये करना चाहती है, उनका आईनी जमहूरी हक है, तो उसकी फिर पूरी जिम्मेदारी उठाएं और फिर पुरअमन रहने की जमानत दें
तो उसके बाद मेरा ख्याल है इंतजामिया को इनसे बातचीत करनी चाहिए। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है तहरीक इंसाफ का और आप इससे इनकार नहीं करेंगे, तो जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जजेस के इस खत के एवज और हमारा जो पॉइंट वो कहते हैं प्रूव हो रहा है, तो जो जितनी भी सियासी कैदी हैं इस वक्त बानी पीटीआई समेत उन्हें रिहा किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। तो आपकी नज़र में उस खत में कोई ऐसा पॉइंट या शक मौजूद है जो ये जाहिर कर रहा है कि वाकई ये गिरफ्तारियां हुई हैं और इसको वो जोड़ रहे हैं इस खत के साथ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो हमेशा से बयानिया रहा है वो कोई तरह सच पे मबनी बयानिया बना नहीं सके, और प्रोपेगेंडा जो किया जाता रहा, पहले कहा जी हम कोई गुलाम हैं, फिर अमेरिकन लॉबिस्ट फर्म्स हायर कर ली, फिर डोनाल्ड लू वाला सारा मामला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये झूठे प्रोपेगेंडे से बाहर आना चाहिए। इस मुल्क में और बड़े इश्यूज हैं, और ये बयानिया देखिए झूठ कुछ नहीं चाहिए, इनके झूठे बयानिया एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने हमेशा उस पर यू टर्न लिया है, तो ये इनके मामलात इतने सस्टेनेबल लगते मुझे नजर नहीं आते। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर आजकल सोशल मीडिया पीटीआई का जो है वो बड़ा एक्टिव है, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। हालांकि अभी तो उनकी कारकर्दगी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रोपेगेट होता है कि बहुत ज़्यादा उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तशहीर पंजाब हुकूमत करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा काम है तो आवाम को दिखाना चाहिए कि वो खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, स्कूटीज लेके आ रही हैं, वो प्लांटेशन कैंपेन कर रही हैं, वो सुथरा पंजाब के नाम पे एक क्लीनलीनेस कैंपेन चला रही हैं, वो उनका लोकल गवर्नमेंट पे बड़ा फोकस है, दहलीज प्रोग्राम है, हर हवाले से वो मुतहरक हैं। तो ये अवाम को ये जरूर दिखाना चाहिए कि एक मेहनत हो रही है, काविश हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा फर्ज है अवाम को बताना, और अवाम का हक है कि उन्हें ये बात पता हो। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो अगला बजट आएगा वो IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। कुछ ज्यादा तो नाजायज IMF अगर डिमांड्स करेगा तो वो तो नहीं हुकूमत मान लेगी, या फिर अपने लोगों की भी मजबूरी मद्देनजर रखेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये IMF के प्रोग्राम पे बातचीत होती है और दोनों तरफ की बात सुनी जाती है, हम भी अपनी बात रखते हैं, वो भी रखते हैं, और किसी दरमियानी रास्ते पे जो है वो पहुंचा जाता है, किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो अवाम की फलाहबूद के लिए अब जो है उस लोग आफ्टर करेंगे, ये सख्त रखता है कि ये बोझ बर्दाश्त कर सके, उसी पे ये बोझ डाला जाएगा, गरीब आवाम पे इतना बोझ नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अता ताड़ा साहब आपका पब्लिक न्यूज़ से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं जो वो आवाम दोस्त बजट ही आए। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात डॉक्टर हक्कान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो एक मईशतदान से इसके सिवा पहला सवाल क्या हो सकता है कि हुकूमत की मुआशी सिमत आपको दुरुस्त नजर आ रही है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन देखें तो आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान आज से 6-7 महीने पहले जब IMF के प्रोग्राम में गया तो पाकिस्तान के 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, रुपया जो था वो कमज़ोर हो रहा था और इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इस वक्त हुकूमत को एक टेल विंड मिल रही है इकरा, और टेल विंड ये है कि IMF के प्रोग्राम की एडजस्टमेंट्स की वजह से एक स्टेबिलिटी है, टेक्निकल टर्म्स में मैक्रो स्टेबिलिटी है। उसका मतलब बड़ी आसान लफ्ज़ों में ये है कि इन्फ्लेशन जो कि 38% तक चली गई थी वो 23 पे आ गई है। इकरा मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें कमी आई है, कीमतें नहीं कम हुई। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि रिजर्व्स का बिल्डअप 8 अरब डॉलर का है, और तीसरी बात यह है कि बैरूनी खसारा पहले 8 माह में इस फिस्कल ईयर में, यानी कि जो जून में ख़त्म होगा, वो 1 अरब डॉलर का है। कंपेयर कीजिए पिछले साल इसी सेम पीरियड में तो आपको दिखाई देगा कि ये 4 अरब डॉलर था। एक इस टेल विंड से हुकूमत ने अब शुरू किया है काम। एक बात बिल्कुल यहाँ है, आई थिंक एवरीवनस क्लियर, इट्स गुड टू सी कि हुकूमत IMF के साथ इंगेज्ड है और नए प्रोग्राम की भी बात कर रही है। यहाँ तक तो ऑल गुड। अब असल बात यह है कि हम 24 में IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। इकरा, आप खुद सोचिए ना कि अगर मैं अपने वालिद को, जिनकी उम्र 92 साल है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा ICU लेके गया हूँ, सो ही हैज़ हैड अ गुड लाइफ,
तो लोग उनसे पूछते हैं आप अच्छी डाइट खाते होंगे, आप अच्छी एक्सरसाइज करते होंगे। हम 76 साल में अपनी इस धरती को 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो इन एनी केस ये तो बात अयां है कि हम इस वक्त आईसीयू की इकोनॉमी है जो फिजिकल मालियाती खसारा यानी कि जो कमाते हैं खर्च करते हैं ब्लीड कर रहा है। हमने इस वक्त इकोनॉमी को स्लो करके अपना बैरूनी खसारा संभाला हुआ है। एनर्जी सेक्टर ब्लीड कर रहा है और ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में यानी कि जब तक शरह नमू यानी कि ग्रो नहीं करेंगे, कमाई नहीं बढ़ाएंगे मुल्क की, वो 1% बढ़ी है पिछले क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और वो भी एट द बैक ऑफ एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, सर्विसेज सेक्टर जो है वो फ्लैट है। यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। अब यहाँ से रिपेयर करना मुल्क को आसान नहीं है। हुकूमत का इंटेंट एंड द हार्ट इज एट द राइट प्लेस, बट ये काम आसान होते तो हमने कई दिहाइयों में कर दिए होते। मैं इसकी मिसाल एक दिया करता हूँ इकरा। 100 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे पावर सेक्टर में जनरल मुशर्रफ, 500 अरब का पीपीपी ने छोड़ा, 1100 अरब का पीएमएलएन ने छोड़ा, पीटीआई गई 2300 अरब और आज 2600-2700 पे खड़े हैं। बिल्कुल आप खुद सोचिए ना। सो इट इज बिकम क्लियर कि ये काम आसान है नहीं, इसलिए हुकूमत को बहुत सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब बहुत ही आसान लफ्जों में अगर एक आम आदमी को हम ये समझाना चाहें और खुद भी समझना चाहें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आईएमएफ, वजीर आजम जिस तरह कहते हैं कि ये बजट आईएमएफ की मुशावरत से तैयार होगा, इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत महंगाई होने वाली है। इकरा आपने बात बिल्कुल दुरुस्त रखी है। आईएमएफ के कई प्रायर एक्शंस यानी कि प्रोग्राम एक्सेप्टेंस से पहले ऐसा होगा कि जो बजट में चीजें दिखाई देंगी। पर इकरा आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। आईएमएफ के बाद जो असल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, आईएमएफ का प्रोग्राम डिजाइन करना खुद इकरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये याद रखिए, ये आसान काम नहीं होगा। इस पे क्विक कमेंट ये है, जिन ममालिक ने अपना प्रोग्राम खुद नहीं डिजाइन किया और आईएमएफ पे भरोसा किया है तो वो शायद उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। बिकॉज इकरा वी नो आवर कंट्री बेटर देन द आईएमएफ फोक्स, राइट। वो तो 8-10 लड़के लड़कियां आएंगे जिन्होंने पीएचडी हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से की है, मुल्क को देखेंगे। वो ऐसा ही है कि मैं जाके किसी और मुल्क को जैसे एडवाइस करता हूँ, बट आई नो पाकिस्तान मच बेटर देन दोज कंट्रीज। सो एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, बजट जो है ना इकरा साहिबा, अगर तो आप चाहते हैं कि आम आदमी पे भारी ना पड़े, और ये बिल्कुल मैं भी चाहता हूं और पूरा पाकिस्तान चाहता है, तो पहले तो इसको तय कर लीजिए कि ये हमारा गोल है। नाउ लेट्स रीडिजाइन द बजट फ्रेमवर्क। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों के रिफॉर्म कीजिए। जो अमीर तबकात को कंसेशंस और एग्जेम्पशंस हैं उड़ाइए उसको। आपने खुद लिखा है 2200 अरब के हैं, कोई आईएमएफ को तो छोड़िए, फिर आगे चलिए, अपने डेट को संभालने का काम कीजिए। आपकी जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उस पे मूव कीजिए इनकम सपोर्ट के थ्रू, और जो अनटारगेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में उनको उड़ाइए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो 2 घंटे या 3 घंटे बाद तकरीबन जो है पेट्रोल की कीमतें मुमकिन तौर पर बढ़ जाएंगी। तो आपके और मेरे बात करने के दौरान ही 12 बजे के बाद शायद वो भी आवाम पर एक बोझ गिरेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि गुज़िश्ता 7-8 माह के दौरान डॉलर की कीमत में खासी कमी हुई, लेकिन बराह रास्त महंगाई तो कम नहीं हुई। तो फिर ये कहना कि डॉलर बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर डॉलर कम होता है तो महंगाई की शरह तो नहीं कम होती। इकरा साहिबा 60 रुपए का पीडीएल है इस वक्त हमारे पेट्रोल की उस पे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की इंटरनेशनल कीमतें अब बढ़ रही हैं, हमें चाहिए कि एक तो आईएमएफ से ये गुफ्तगू कर लें, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं इसको बढ़ाने की, कि हमें इसको मेंटेन शायद यहीं पे कर लेना चाहिए। बिकॉज जो इनपुट है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लाइट डीजल की, वो इन्फ्लेशन क्रिएटिंग है। अब आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि जी आखिर अगर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को, रुपए की कदर को मुस्तहकम करके रोक दिया गया है तो फिर मसला क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो हियर्स द आंसर। एक तरीका ये होता है कि हम पॉलिसी रेट यानी कि शरह सूद बढ़ा दें, तो इकरा साहिबा पब्लिक जो है वो आपका चैनल वो बोरो नहीं करेगा कि नए कैमरे लें या एक्सपेंशन करें, नए नए एवेन्यूज़ में जाएं। सो प्राइवेट सेक्टर डिमांड टूट गई है मुल्क में। सो वो गाड़ियां देख लें, सीमेंट सेल्स देख लें, ऑयल सेल्स देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की सेल देख लें। सो ये तो हमने कर दिया। इकरा साहिबा डिमांड आ रही है सारी हुकूमत की तरफ से,
आपका जो बजट का खसारा अगर 8,000 अरब रुपए होगा, तो उतना ही नया नोट छापना है स्टेट बैंक ने, कमर्शियल बैंक को देना है और आपको देना है। उससे ये होता है कि इतनी सप्लाई तो वहीं खड़ी है, बल्कि कमज़ोर हो गई है, और नोट ज़्यादा छप गया है, इसलिए इन्फ्लेशन जो है आपको दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि एनर्जी कीमतों में जो इजाफा गैस में आपने देखा, और जो इजाफा टैरिफ के तीनों स्ट्रक्चर बिजली में देखा, जिसमें बिजली में क्वार्टरली टैरिफ, एनुअल रीबेसिंग प्लस फ्यूल प्राइस, ये जिस तरह बढ़ी है, इसने फीड किया है आपकी इन्फ्लेशन को। अब आखिरी चीज जो फीड कर रही है इसको, वो ये है कि हमारी एक कमजोर सी पैदावारी सलाहियत है। हम हर चीज में कमजोर, यानी कि हम ज्यादा रिसोर्सेज डालते हैं तो हम कुछ पैदा करते हैं। जब इस सारे को आप तनाजुल में देखेंगे, इन्फ्लेशन कम जरूर होना शुरू हुई है, पर इसको ठीक करने के लिए मुल्क की एनर्जी सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तान 1/3 है कभी किसी स्टेपल क्रॉप्स में कंपेयर टू द वर्ल्ड, जिसको पैदावारी सलाहियत कहते हैं। आप समझें कि अगर हम दुनिया के करीब करीब जाना शुरू करें तो वीट कितनी सस्ती कर सकते हैं मुल्क में। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत और फिर पूरे एनर्जी सेक्टर का जो रिवैम्प है वो हमें सामने रखना पड़ेगा, अगर वाकई हमने कीमतों को लॉन्ग टर्म बेसिस पर ठीक करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी बताइएगा कि बिजली और गैस के शोबे पे जाहिर बात है बिजली की कीमतों पर बात करते हैं तो 12 अरब डॉलर के बराबर तकरीबन 5800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। तो इसका एक तो पहली बात है कि फौरी हल क्या है, और क्या IMF की गुज़िश्ता दिनों जो कैपेसिटी चार्जेस से बचने के लिए नए बिजली घर हम मुकम्मल तौर पर फाल करें, क्या ये तजवीज़ कारगर साबित हो सकती है? इकरा साहिबा, मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ तो चूँकि मैं ज़रा, लोग कहते हैं गार्डेड सी गुफ्तगू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ इस्लाहात कीजिए, रिफॉर्म कीजिए एरियाज़ में। एनर्जी सेक्टर में मैं बहुत क्लियर हूँ कि ये रिफॉर्म का मसला नहीं है। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का रियली सर्जिकल ट्रीटमेंट मांगता है। इससे मेरा मतलब ये है कि पहले तो कोई सर्जिकल टीम लाइए जो ये सर्जरी कर सके मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाकर। अच्छा। आपने बहुत ही अच्छा गर्दिशी कर्जे का जिक्र किया और मैंने आपको उसकी एक हिस्ट्री बता दी। एक तो मान लीजिए कि हम कामयाब ही नहीं हो सके ये काम करने के लिए। अब इसकी कामयाबी के लिए अब क्या करना है? एक तो पहले रिकग्नाइज करना है कि ये पूरा तंजीम नौ मांगता है। ऑपरेशंस हुकूमत चला रही है, डिस्कोस के, जेनकोस के, यानी कि जनरेशन भी हुकूमत के पास है, और पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन है ये सब कुछ हुकूमत के पास है। इकरा साहिबा, ज़रा कंपेयर कर लीजिए, आपका कोई भी आदमी आपके पास आके, कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर हो, ये नहीं कहेगा कि मेरे मोबाइल का बिल बहुत ज़्यादा आया। इकरा, मैं कई दफ़ा आपसे पेरिस से गुफ्तगू करता हूँ और कई दफ़ा लाहौर से करता हूँ। मैं सेम स्पीड पर आपसे गुफ्तगू करता हूँ बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर को निकाला हमने अपने गवर्नमेंट के सेक्टर से, और वो देखिए कितना एफिशिएंटली चल रहा है। उसकी प्राइसिंग भी ठीक हो गई है, कंपटीशन भी आ गया है। डिस्कोस और जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन ये बहुत बड़ा मरहला है। अगले 2-3 साल में यही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आपने PTCL की बात की, सर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आपने अभी बात की टेलीफोन, जारी बात है PTCL को हमने प्राइवेटाइज किया। अब ये बड़े इदारों की निजकारी, जैसे PIA भी है, रेलवे भी है, स्टील मिल्स भी है, क्या ये प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो हमारे मसले हल हो जाएंगे? क्या हमारे कर्ज के बोझ को कम करेंगे या कोई बहुत बड़ा रिलीफ हम एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सीलेंट क्वेश्चन। थिंक अबाउट PTCL, राइट? PTCL कोई बहुत आला प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, उसमें कई कबाहतें रह गई थी, बट वो प्राइवेटाइज हो गया, डीरेगुलेट कर दिया सेक्टर को, 3-4 ऑपरेटर आ गए, कीमतें नीचे चली गई। लोग, लाहौर में आता हूं तो मेरे घर आकर मुझे कहते हैं ये मोबाइल की सिम ले लीजिए, ये वो जो ईवो है जिससे इंटरनेट चलता है, इतना कंपटीशन ड्राइव कर रही है। पाकिस्तान प्राइस वाइज भी कंपेटिटिव है, बैंडविड्थ बड़ी अच्छी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेट्स से कि आप के पास 3 डिस्कोज होते जो आपके एरिया में छोटे छोटे आपको आके कहते आप बिजली हमसे लें, आप बिजली हमसे लें। आप खुद ही सोचिए, आपको पैकेजेस दे रहे होते। अभी तो आप एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है, एक डिस्को है आपके एरिया का, आप कुछ कर ही नहीं पाते। और वो इकरा जो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, क्योंकि वो रिपोर्ट मैं लिखा करता हूँ, जो लास्ट 2020 की है, 705 अरब का 10 हमारी जो बड़ी एंटिटीज हैं वो नुकसान कर रही हैं, उसमें 10 में से 7 डिस्कोज हैं। तीसरा मसला, पाकिस्तान आज 43,000 मेगावाट बिजली बनाने के काबिल है।
आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मुल्क की खपत सिर्फ 10,000 मेगावाट है। सो ये 33,000 की कैपेसिटी पेमेंट भी हो रही है, बट वी आर नॉट एबल टू सेल इट। सो टैरिफ का रिफॉर्म करना है, आईपीपी से गुफ्तगू करनी है, हमने बहुत सा जो डेट एक्यूमुलेट हुआ है उसको संभालना है, जिस डेट का आपने जिक्र किया। फिर ये भी रियलाइज करना है कि हमारे जो रेगुलेटर है, जिसको आप नेपरा और ओगरा कहते हैं, इसको फाल करना है। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे पास रेगुलेटरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये एक्सपर्टीज आपको बाहर मुल्कों से लानी पड़ेगी। आपको तो रेगुलेटर बनाए 10 साल हुए हैं। अच्छा, अब व्हाई एम आई गोइंग इनटू दिस डेप्थ? आपको एक अंदाजा मैं ये देना चाहता हूं कि दिस सेक्टर would need surgical treatment at operations, privatization, at regulatory framework, market making कैसे होगी, इसकी कैसे स्क्रूटनी होगी, how does NEPRA and OGRA become a vertical regulator? बिल्कुल सही। और सर जाते जाते एक बहुत ही एक शॉर्ट आंसर में सर आपसे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ हुकूमत। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। जाते जाते एक छोटे सा अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, कि जो सहूलतकारी काउंसिल सरमायाकारी की बनी है सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम के तहत, आपको इससे कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, मैं बहुत सादा सी गुफ्तगू करता हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन एक रन करता था गवर्नमेंट में जिसका काम इम्प्लीमेंटेशन था। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन इज अ मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। SIFC में चूंकि सब लोग मौजूद हैं, पहले तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलेगी, जो इनर्शिया है गवर्नमेंट का, नंबर 2 उसको तोड़ेगी, नंबर 3 पाकिस्तान की एक पिक्चर पेंट करेगी कि हम बाहर से FDI और डोमेस्टिक भी काम करना चाहते हैं। अभी एग्रीकल्चर में ब्राजील से कुछ हमने एनिमल्स मंगवाए। सो यस, इट विल पुश थ्रू, बट ये पनेशिया नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, वो सारा बोझ हम इस पे नहीं डाल सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाकान नजीब साहब हमसे बात करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी स्टेप्स उठाए, जैसा भी बजट लेकर आए, अवाम के लिए उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ होना चाहिए, वरना महंगाई के बोझ तले और दबी अवाम और दब जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।